हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, भारत एशिया का एक गुंजान आबाद और हैरत अंगेज मुल्क है जहां जिंदगी और सकाफत के बेशुमार रंग दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की दिलचस्प रिवायात, अजीब रसूमात और चौंका देने वाले हकाइक बताने वाला हूं, जो भारत को वाकई ही एक अजीबो गरीब मुल्क बनाते हैं। मुकद्दस गाय से लेकर दरियाए गंगा के पानियों तक भारत का विरसा देखने वालों को हैरत में डाल देता है। भारत में कुदरत के साथ रूहानी ताल्लुक बहुत पुराना और गहरा है। यहाँ जानवरों का एहतराम करने की रिवायात सदियों पुरानी है, जो रूहानियत और सकाफत से जुड़ी हैं। हिंदू मज़हब की कदीम किताबों में जानवरों को खुदाई शक्लों या मुख्तलिफ देवी देवताओं की अलामतों के तौर पर दिखाया जाता है। इन जानवरों को मुकद्दस माना जाता है और इनके साथ सलूक इज्जत, अदम तशद्दुद और एहतराम के असूलों के तहत किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, हिंदू मज़हब में बहुत से जानवरों को मुकद्दस माना जाता है और हर इलाके का अपना देवता और इससे जुड़ा हुआ जानवर है, लेकिन गाय सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम समझी जाती है। इसे अदम तशद्दुद, ज़रखेज़ी और माँ की अलामत समझा जाता है। हिंदू देवमाला के मुताबिक गाय को देवी आदिति से जोड़ा जाता है, जो तमाम देवताओं की माँ है, और इसे मजहबी रसूमात और इबादत में ख़ास मुकाम हासिल है। गाय की इज्जत सिर्फ मज़हब तक महदूद नहीं, बल्कि ये भारत के सकाफती और समाजी निज़ाम का भी अहम हिस्सा है। गाय को बेलौस देने वाली मखलूक समझा जाता है क्योंकि ये दूध देती है, जो भारतीय खुराक का लाजमी हिस्सा है, और साथ ही गोबर फराहम करती है, जो खाद और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दही इलाकों में घरों के फर्श पर भी गोबर लगाया जाता है ताकि माहौल पाक साफ रहे। कुछ लोगों के लिए गाय से जुड़ी मखसूस रसूमात, जैसे गाय को खुशकिस्मती के लिए इंसान पर चलने देना, अजीब लग सकती है, लेकिन ये सदियों पुरानी रिवायात हैं जो इंसान और जानवर के गहरे रूहानी ताल्लुक को जाहिर करती हैं। भारत में गाय को शहरी इलाकों में भी आज़ादाना घूमने दिया जाता है, जो इस अकीदे की अलामत है कि तमाम मखलूक़ात एहतराम के लायक हैं। गाय के पेशाब के बारे में भी माना जाता है कि इसमें शिफाई ताकत है और इससे मुख्तलिफ बीमारियों जैसे जल्द के अमराज और हत्ता के कोरोना जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह तरीका भले ही दूसरों को अजीब लगे, मगर भारत में कुदरती इलाज और रिवायती हिकमत पर यकीन रखने वाले लोग इसे अहम मानते हैं। दोस्तों, भारत की एक कदीम रस्म सती यानी बेवा का खुद को जलाना एक दर्दनाक रिवायत थी, जिसमें बेवा अपने शोहर की चिता में जिंदा जल जाती थी या इसे जबरदस्ती इसमें शामिल किया जाता था। ये माना जाता था कि ऐसा करने से बेवा की रूह पाक हो जाएगी और इसे रूहानी बुलंदी हासिल होगी। अगरचे हिंदू मज़हब में इसे हमेशा कबूल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कई इलाकों में ये समाजी रिवायत बन गई, क्योंकि बेवाओं को अक्सर तन्हा कर दिया जाता था और इन्हें बोझ माना जाता था। सती जैसी रस्म कई ख़वातीन के लिए इस कठिन जिंदगी से निकलने का वाहिद रास्ता बन गई थी। हिंदुओं की आखिरी रसूमात में चिता पर जलाना आज भी मरकजी हैसियत रखता है। माना जाता है कि इस अमल से रूह पाक होकर जिस्मानी दुनिया से आज़ाद हो जाती है। दरियाए गंगा को इन रसूमात के लिए सबसे मुकद्दस मुकाम माना जाता है। दोस्तों, भारत का ज़ात पात का निज़ाम इसकी सकाफत और मजहबी शनाख्त की बुनियादों में शामिल है। यह निज़ाम हज़ारों सालों से चला आ रहा है, जो हिंदू मज़हब की बुनियादों पर माशरे को पैदाइश, पेशे और रूहानी पाकीज़गी के लिहाज से मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम करता है। वक्त के साथ साथ इस निज़ाम में एक निचली तरीन ज़ात भी शामिल हो गई है, जिन्हें अछूत या दलित कहा जाता है, जिन्हें शदीद जुल्म और सितम का सामना करना पड़ता है। भारत में 4 बुनियादी ज़ातें हैं, जिनमें पहले नंबर पर ब्राह्मण आते हैं, जो कि सबसे आला ज़ात, जो मजहबी रसूमात
اور مقدس علم کے نگہبان ہیں۔ اس کے بعد چھتریا، سپاہی اور حکمران جن کی ذمہ داری دفاع اور حکومت چلانا ہے۔ اس کے بعد ویشے جو کہ تاجر، کسان اور زمیندار جو تجارت اور زراعت سنبھالتے ہیں، اور اس کے بعد شودر، مزدور اور خدمت گزار ہیں جن پر جسمانی مشقت اور خدمت کے کام ہوتے ہیں۔ ان چار ذاتوں سے بھی نیچے دلتوں کو رکھا گیا ہے جنہیں سب سے نچلا اور ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ انہیں معاشرتی طور پر الگ رکھا جاتا ہے، ان سے میل جول کو ناپاک مانا جاتا ہے اور انہیں مذہبی اور سماجی سرگرمیوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ انہیں الگ بستیوں میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور صرف ناپسندیدہ اور ذلت امیز کام ہی ان کے حصے میں آتے ہیں۔ اگرچہ بھارتی آئین نے سن 1950 میں ذات پات کے امتیاز کو ختم کر دیا تھا، مگر یہ تعصب آج بھی موجود ہے۔ دلتوں کو آج بھی تعلیم، صحت اور ملازمت کے مواقع میں کمی کا سامنا ہے۔ انہیں سماجی بائیکاٹ، تشدد اور ذلت امیز سلوک سہنا پڑتا ہے۔ اسکول میں دلت بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے لیے تعلیم مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، بھارت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں زبانوں کی سب سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہاں تقریباً 450 مختلف زبانیں اور 2000 سے زائد بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہ حیران کن لسانی تنوع بھارت کی قدیم تاریخ، مختلف علاقوں کی بادشاہتوں، بیرونی حملوں اور ہجرتوں کا عکس ہے۔ بھارتی آئین 22 زبانوں کو سرکاری طور پر تسلیم کرتا ہے جو مختلف لسانی خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں ہند آریائی، داوڑی اور آسٹرو ایشیائی شامل ہیں۔ ہندی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اور مرکزی حکومت کی سرکاری زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ انگلش بھی انتظامی اور کاروبار میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بھارت کی ہر ریاست کی اپنی الگ سرکاری زبان ہے۔ تامل ناڈو کی زبان تامل، مغربی بنگال کی زبان بنگالی اور مہاراشٹر کی زبان مراٹھی ہے۔ ان کے علاوہ ہر زبان کے اندر کئی علاقائی لہجے اور بولیاں موجود ہیں۔ بھارت کا میڈیا بھی اس لسانی تنوع کا شکار ہے۔ یہاں 87 سے زائد زبانوں میں اخبارات شائع ہوتے ہیں اور ٹی وی چینلز بھی کئی زبانوں میں پروگرام نشر کرتے ہیں تاکہ ہر علاقے کے لوگ اپنی زبان میں مواد حاصل کر سکیں۔ بھارتی فلم صنعت بھی مختلف زبانوں میں فلمیں بناتی ہے، جن میں ہندی، تامل، تیلگو، بنگالی اور دیگر زبانیں شامل ہیں۔ اسکولز میں اکثر تعلیم مادری زبان میں دی جاتی ہے، مگر ہندی اور انگلش بھی عام طور پر ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اتنی زیادہ زبانوں کے باوجود زبان کے فرق سے بات چیت میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور پر ٹورسٹ اور بیرونی افراد کے لیے۔ اگرچہ شہری علاقوں میں لوگ عام طور پر ہندی اور انگلش بولتے ہیں، دیہی علاقوں میں لوگ صرف اپنی مقامی زبانیں یا بولی بولنا جانتے ہیں۔ بھارت کی 15% سے زائد آبادی اب بھی ان پڑھ ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں جہاں معیاری تعلیم تک رسائی نہیں ہے۔ اگرچہ بھارت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن یہاں آج بھی کروڑوں لوگ غلامی جیسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اندازہ ہے کہ بھارت میں 1,40,00,000 لوگ قرض، جبری مشقت اور انسانی اسمگلنگ جیسے استحصال کا شکار ہیں۔ غریب خاندان کے بچے خاص طور پر انسانی اسمگلنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں گھریلو ملازم، فیکٹریوں میں مزدور یا جنسی استحصال کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عورتیں اور بچے خاص طور پر پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد جسم فروشی اور جنسی استحصال کے لیے اسمگل کیے جاتے ہیں۔ اکثر انہیں چھوٹے روزگار یا شادی کے وعدوں سے بہلا پھسلا کر لے جایا جاتا ہے اور پھر وہ بدترین حالات میں پھنس جاتے ہیں۔ غلامی اور جبری مشقت کے خلاف قانون ہونے کے باوجود کمزور قانونی نفاذ اور مقامی کرپشن ان غلط کاموں کو جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حکومت، غیر سرکاری تنظیمیں اور بین الاقوامی ادارے جدید غلامی کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک جڑا ہوا مسئلہ ہے جس سے نمٹنے میں ابھی بہت سی رکاوٹیں باقی ہیں۔ دوستو، بھارتی کھانا مختلف ثقافتوں، روایات اور مذہبی عقائد کا خوبصورت ملاپ ہے۔ اگرچہ کئی علاقوں میں گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن سبزی خوری بہت عام ہے، خاص طور پر ہندو مت، جین مت اور بدھ مت کے مذہبی اثرات کی وجہ سے اور کچھ اقتصادی وجوہات کی بنا پر بھی۔ بھارت میں سبزی خوری اکثر مذہبی اور اخلاقی اقدار پر مبنی ہے۔ اسی وجہ سے بھارت میں سبزی خوروں کی آبادی
आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और तकरीबन 30% भारतीय लोग सिर्फ पौधों पर मबनी खुराक को तरजीह देते हैं। भारतीय खाने अपने मसालों के इस्तेमाल के लिए मशहूर हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला पैदा करने वाला मुल्क है। जीरा, धनिया, हल्दी, इलायची, दारचीनी और मिर्च जैसे मसाले सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि रिवायती इलाज के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत में खाना मेहमान नवाजी का अहम हिस्सा माना जाता है। दाएं हाथ से खाना आम है क्योंकि बायां हाथ नापाक माना जाता है। खाना अमूमन मिलकर खाया जाता है और हाथों से खाने को ज़्यादा कुदरती और राइज समझा जाता है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा जो मुल्क की सकाफती शनाख्त का एक अहम सतून है, यहाँ हर साल बड़ी तादाद में फिल्में बनाई जाती हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला मुल्क है जो सालाना तकरीबन 1100 फिल्में तैयार करता है। बॉलीवुड जो मुंबई में कायम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, भारतीय सिनेमा का सबसे मशहूर हिस्सा है, लेकिन यह भारत में बनने वाली फिल्मों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर तमिल, तेलुगु, बंगाली, कंट्रा, मलयालम, दीगर जुबानों में इलाकाई फिल्में भी शामिल हैं। ये फिल्में मुकामी लोगों की जुबान और ज़ौक़ के मुताबिक बनाई जाती हैं। दोस्तों, भारत एक बेमिसाल तनूर रखने वाला मुल्क है जहाँ रिवायात, सकाफत और रूहानियत एक दूसरे में इस अंदाज से मिली हैं जो हैरत अंगेज भी है और चौंका देने वाली भी है। मुकद्दस जानवरों के एहतराम से लेकर गहरे समाजी ढांचों तक भारत का हर गोशा अपनी विरासत की एक झलक पेश करता है। अगरचे यहाँ बहुत से लोग मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते हैं, भारत फिर भी एक ऐसी ज़मीन है जो खूबसूरती, सब्र और हौसले की मिसाल है। टूरिस्ट के लिए ये एक ऐसा मुल्क है जो मुसलसल नई दरियाफ्तों को दावत देता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप भारत के बारे में जानेंगे इतना ही महसूस होगा कि जानने को अभी बहुत कुछ बाकी है। तो दोस्तों, ये था भारत मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।